1889 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई। इससे पहले, क्रांति से पहले निरंकुश शासक राज करते थे, वो निरंकुश थे। उस फ्रांसीसी कारण, क्यों फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे? एक तो राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा बौद्धिक कारण, पांचवा तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण में अयोग्य शासक थे, निरंकुश शासक थे, अनुभवहीनता थी उनके अंदर, और काहिल मतलब परिश्रम का अभाव था। इसमें सबसे पहले इस शासनकाल में कौन कौन शासन में? सबसे पहले लुई 14वां था, लुई 14वां था। उसके बाद में इसका पुत्र लुई 15वां निकला, लुई 15वां। उसके बाद में लुई 16वां आया, लुई 16वां। ये क्रमशः इन्होंने शासन किया। जब लुई 15वां आया तो उसने ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के जो उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे, जो लुई 15वां थे वो ऑस्ट्रिया और पोलैंड में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, उसमें भाग लिया। उत्तराधिकार की लड़ाई में भाग लिया। साथ में इसने सप्तवर्षीय युद्ध में भी भाग लिया, सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया। तो इसने इतने कार्य किए। उसके बाद में लुई 16वां आया। ये तो बिल्कुल ही काहिल शासक था, परिश्रम नहीं करता था, बैठा रहता था। और लुई 16वां के बारे में बताया जाता था कि ये पानी से डरता बहुत था। मतलब ये पानी से डरने का मतलब ये नहाता नहीं था, नहाने से बचने के लिए सेंट परफ्यूम का उपयोग करता था। लुई 16वां। सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण, जब फ्रांस की क्रांति हुई इस समय समाज दो भागों में बटा हुआ था। दो भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला भाग था जिसको सभी सुविधायुक्त वर्ग। दूसरा वर्ग था सुविधाहीन वर्ग। दो वर्ग थे, एक तो सुविधायुक्त वर्ग, दूसरा सुविधाहीन वर्ग। सुविधा युक्त वर्ग में भी दो वर्ग पद थे। एक पद पर आते थे पादरी और दूसरे पद पर आते थे सामंत आते थे। एक पर आते थे पादरी, दूसरे पर सामंत। पादरी जो थे वो मंदिरों में रहते थे, चर्च में रहते थे। और सामंत जो थे वो उच्च पदों पर आसीन थे, मतलब शासन के उच्च पदों पर कार्य करते थे। और ये जो थे पैसे वाले होते हुए भी ये टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे। और जो सुविधाहीन थे उसमें किसान आते थे, दस्तकार आते थे। दस्तकार का मतलब जो हाथों से बनाते हैं, दस्तकार, बुनकर जिसे कहते हैं। और बुर्जुआ वर्ग आता था, ये आते थे। इन्हें मध्यम वर्ग भी कहते हैं, इनको हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं। और यही जो वर्ग थे ये केवल करदाता थे, कर देते थे। साथ में ही ध्यान देना, पादरी लोग एक विशेष प्रकार का कर लगाते थे, उसे हम टाइथ कहते हैं। टाइथ नाम का एक विशेष प्रकार का कर लगाते थे, जिससे पादरियों के पास बहुत पैसा था, खजानों में भरा हुआ पैसा था। इसके कारण ये एक विशेष प्रकार का टाइथ नाम का टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। ये टाइथ नाम का एक टैक्स लगाते थे, टैक्स भरते थे। ये टैक्स लगाते थे, इसलिए इनके पास बहुत पैसा था। ये विलासी हो चुके थे, मौज मस्ती किया करते थे। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण ये था कि इनकी कोई नाप तौल नहीं थी, अलग अलग नाप तौल थी। नाप तौल प्रणाली नहीं थी, एक समान नहीं थी। मुद्रा का भी समान प्रचलन नहीं था। मतलब जहाँ जैसा शासन वहाँ पर वैसी मुद्रा भी कोई समान नहीं थी, माप तौल भी समान नहीं थी। कपड़े नापने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता था। हर अलग अलग कारण थे। बौद्धिक कारण क्या थे? बौद्धिक कारण में दार्शनिक हुए, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। बौद्धिक कारण क्या थे? उनमें दार्शनिक हुए, उन्होंने अलग अलग मत दिया। जैसे मॉन्टेस्क्यू दार्शनिक हुए, कई रूसो हुए, उन्होंने भी भूमिका निभाई है। बौद्धिक कारण कौन कौन से थे? बौद्धिक कारण कौन कौन से थे? बौद्धिक कारण तो ध्यान देना,
बौद्धिक कारण में दार्शनिक हुए, दार्शनिक या व्यंग्यकार, दार्शनिक हुए या व्यंग्यकार हुए, व्यंग्यकार हुए। उन्होंने भूमिका निभाई। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू हुए, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ये क्या थे? इन्होंने, इनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनमें उन्होंने क्या किया? द स्पिरिट ऑफ लॉ में, ध्यान देना ये इनकी पुस्तक थी, इसमें उन्होंने दैवी सिद्धांतों का खंडन किया। दैवी सिद्धांत जो थे, राजा के दैवी सिद्धांत थे, उनका खंडन किया। उसके बाद वॉल्टेयर हुए। वॉल्टेयर जो थे वो उदारवादी नहीं थे, उदारवादी नहीं थे। और उदारवादी शब्द का मतलब होता है ये आज़ादी के खिलाफ नहीं थे, मतलब आज़ादी नहीं चाहते थे, उदारवादी नहीं थे। उदारवादी शब्द जो है वो आज़ादी से है, लिबर से है, लिबर, लिबरलाइजेशन को उदारवाद कहा जाता है। तो ये उदारवादी नहीं थे, ये प्रजातांत्रिक थे। मतलब ये प्रजातांत्रिक, ये उदारवादी और प्रजातांत्रिक नहीं थे, प्रजातांत्रिक भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये राजा के नियमों पर विश्वास करते थे, राजा के शासन पर विश्वास करते थे। मतलब राजा जो शासन करेगा वही सही है, उस पर फॉलो करते थे, दूसरे के सिद्धांतों पर फॉलो नहीं करते थे। तीसरे हुए रूसो। रूसो जो थे, रूसो दार्शनिक जो थे, और ध्यान देना वॉल्टेयर जो थे एक व्यंग्यकार थे, व्यंग्यकार थे, ये एक प्रमुख व्यंग्यकार थे। रूसो जो थे उनकी पुस्तक थी सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता, समझौता, सामाजिक समझौता। उस पे, इस पुस्तक में उन्होंने राजा के निरंकुशता के बारे में बताया और उसकी जड़ को उखाड़ने का कार्य किया। यह पुस्तक जो था लोगों में क्रांति जगा दी, फ्रांस के लोगों में क्रांति का पार्ट पैदा कर दिया। उसके बाद में चौथे थे, उनका नाम था दिदरो, दिदरो। इन्होंने भी क्या किया है? फ्रांस के दिदरो की जो रचना थी उसका नाम था ज्ञानकोश। इन्होंने भी स्वतंत्रता के संग्राम में विशेष योगदान दिया। तो मॉन्टेस्क्यू, उनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, उन्होंने देवी सिद्धांतों का खंडन किया और राजा के निरंकुश शासन के अवैध, कहने का मतलब उनके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद में वॉल्टेयर हुए, वो व्यंग्यकार थे, उदारवादी नहीं थे, प्रजातांत्रिक नहीं थे। उदारवादी शब्द का मतलब होता है जो आज़ादी की, उदारवादी जो शब्द होगा उसका मतलब जो आज़ादी, जिसके अंदर आज़ादी की भावना हो, वो आज़ाद होना चाहता हो, स्वतंत्रता की भावना हो। और रूसो, वो उनकी पुस्तक थी सामाजिक समझौता, और इन्होंने इस पुस्तक में लोगों के अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न कर दी। उसके बाद में दिदरो थे, उनकी पुस्तक थी ज्ञानकोश, उन्होंने भी इसको बढ़ा दिया। और ध्यान देना, जो माप की, उस समय माप की प्रणाली थी, कपड़ा नापने की प्रणाली थी जो, उसका नाम एले था, एले। ये अलग अलग थी। एक एले लगभग 55.47 मीटर या 57.23 मीटर के ऐसे आसपास में चलता था एले। ये ऐसे मापा जाता था, इतने लगभग आसपास रहता था एले। तो ध्यान देना, इतने दार्शनिक थे, ये बौद्धिक कारण थे। कुछ तात्कालिक कारण भी थे। और फिर 1786 के आसपास जो हुआ, 1786 के आसपास हुआ वो इंग्लैंड, और 1786 की बात की जाए, 1786 की बात की जाए, 1786 उसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ फ्रांस के बीच। इसे एडन कहते हैं, एडन। इस समझौता हुआ, इसे हम एडन कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड अब फ्रांस में व्यापार कर सकता था। इसका परिणाम क्या हुआ? जो ये संधि हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड अब फ्रांस में व्यापार कर सकता था, फ्रांस में व्यापार कर सकता था। जब इंग्लैंड व्यापार फ्रांस में करेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के लोग जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे,
उनकी वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी और लोगों में बेरोजगारी व्याप्त हो जाएगी। इसने भी लोगों में स्वतंत्रता की भावना जागृत कर दी। और सबसे पहले ध्यान देना कि जो लुई 14वां थे, लुई 14वां को फांसी पर लटका दिया गया था। और लुई 15वें थे तो वो तो बता के गए थे कि ये सब नहीं करना है, ताकि लुई 16वां उन्हीं के कदमों पर चले, उन्हीं के कदम पद चिन्हों पर चले। इसीलिए आगे स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो लुई जो 1786 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो ये संधि हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड अब व्यापार कर सकता था फ्रांस में। और फ्रांस में जब व्यापार करेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के लोग जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका सामान कम खरीदा जाएगा। और इस संधि को इडेल कहा जाता था। इस संधि को, जो संधि हुई, इसको इडेल कहा जाता था। इडेल संधि, इसको ही इडेल संधि कहा गया है। उसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 में एक वियना संधि हुई। इस वियना संधि को हम वाटरलू का युद्ध भी कहते हैं। वाटरलू का युद्ध, ये युद्ध हुआ किसके मध्य था? ये युद्ध हुआ किसके मध्य था? ये नेपोलियन के मध्य हुआ था। नेपोलियन वर्सेस यूरोपीय देश, यूरोपीय देशों के मध्य हुआ था। यूरोपीय देश में कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था और ऑस्ट्रिया था। इतने देश थे। ऑस्ट्रिया, ये नेपोलियन जो था वो हार गया था। ये हार गया था। लूज हार गया था। ये देश जीत गए थे। ये नेपोलियन जो थे वो हार गए थे। और ध्यान रखना, फिर वियना संधि की जो मेज़बानी किसने की थी? जो ये संधि हुई थी उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ये थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये इस संधि की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और ध्यान देना, इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम होती है। सर्दी जुकाम होता है। ये इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब यूरोप में सर्दी जुकाम होता है। ये ड्यूक मैटरनिक जो थे उन्होंने कहा था। ध्यान देना, ये वियना सम्मेलन जो है इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और ध्यान देना, जब युद्ध लड़ा था तो इसका हिस्सा, हर देश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट लिया गया था। और ध्यान देना, नेपोलियन ने छोटे छोटे जो राज्यों को मिलाकर 29 एक महासंघ बना लिया था। 29 राज्यों का राज्य 29 राज्य थे, उनको मिलाकर राष्ट्र थे, छोटे छोटे 29 राष्ट्र थे, उनको मिलाकर महासंघ बना लिया था। 39 थे, उनको मिलाकर महासंघ बना लिया था। हारने के बावजूद भी ये महासंघ टूटा नहीं था। हार चुके थे तब भी ये जो बना है वो टूटा नहीं था। ये उसी प्रकार काम करता रहा था। 1776 से 1787 के मध्य युद्ध लड़े गए। वो अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य युद्ध लड़े गए। अमेरिका इंग्लैंड के मध्य युद्ध लड़ा गया 1776 से। और अमेरिका के मध्य स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। अमेरिका इसमें जीत गया और तभी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ। यूएसए का निर्माण हुआ। इंग्लैंड और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, विन हुआ अमेरिका और यूएसए बना। ध्यान देना, ये इंग्लैंड और अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई थी।
उसके साथ ही और भी कई छोटे छोटे युद्ध लड़े गए हैं, कई लोगों ने भाग लिया है इसमें। कौन कौन से जो युद्ध थे ध्यान देना है। इसमें उस समय 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था। जब यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, जब 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, तब उस समय 2 ही 3 देश थे बड़े उभर के आए थे। एक तो ऑस्ट्रिया था, दूसरा फ्रांस, ये भी बड़ा देश था। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस, ये बड़े राष्ट्र थे। सब पर लगभग ऑस्ट्रिया का ही हिस्सा था। और इन सब पर पोलैंड थे, अन्य सब पर हब्सबर्ग का शासन था। हब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। इस साम्राज्य का शासन हुआ करता था उस समय। ये लगभग हर क्षेत्रों पर शासन करता था। छोटे छोटे जो राष्ट्र थे उन सब पर ये शासन करते थे। और ये जब शासन करते थे तो जाहिर से बात इतने साम्राज्य को ये संभाल नहीं सकते थे। बहुत शासन थे, अलग अलग भाषी क्षेत्र थे। इटली बोलते थे, कुछ फ्रांस भाषा बोलते थे, कुछ मिर्जी भाषा बोलते थे। अलग अलग भाषी क्षेत्र थे, उनको उन्होंने यही जो थे ये शासन करते थे। उसके बाद और भी कई स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, उन्होंने इसको काम किया, इसको लगाने में, राष्ट्रवाद उदय करने में। 1887 में ज्यूसेप मैत्सिनी जो अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ 1807 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहले युवा अवस्था में एक कार्बोनारी नामक का गुप्त संगठन था, उसमें भाग लिया। गुप्त संगठन में भाग लिया। ये युवा अवस्था में ही शामिल हो गए थे। युवा अवस्था में जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, काम करते थे, वैसे इन्होंने भी भाग चालू कर लिया था। फिर उसको शामिल होने के बाद में फिर उन्होंने वो गुप्त साम्राज्य संगठन छोड़ दिया। फिर लिगुरिया नाम का गुप्त संगठन था, उसमें भाग लिया, इस गुप्त संगठन में भाग लिया। उसके बाद में 1831 में फिर इनको क्या कर दिया गया, डिबार कर दिया गया, भगा दिया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने 1831 में फिर से आए और मेसई में यंग इटली का संगठन बनाया। यंग इटली संगठन में भाग लिया। फिर बर्न में, मेसई में ये संगठन था और बर्न में यंग यूरोप नाम का संगठन बनाया, उसमें भाग लिया। ये संगठन थे यंग इटली, यंग यूरोप, लिगुरिया, कार्बोनारी। ये संगठनों में इन्होंने, मेस्सनी जो जेनोवा के रहने वाले थे, इन सभी संगठनों में उन्होंने भाग लिया था। फिर उसके बाद में क्रांतिकारियों का युग आया। क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के बीच क्रांतिकारियों का युग आया। क्रांतिकारी आए। कौन कौन से क्रांति? सबसे पहले 14 जुलाई को क्रांति हुई। 14 जुलाई को क्रांति हुई, जिसे हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस की प्रथम क्रांति कहते हैं। उसके बाद में इसी के बेस पर ब्रुसेल्स में भी क्रांति हुई। ध्यान देना, 14 जुलाई को पहली क्रांति हुई, जिसमें इसी के बेस पर ब्रुसेल्स में भी क्रांति हुई। इन क्रांतियों में सबने भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम, यूके में भी क्रांति हुई। इन सब में क्रांतियों की, ये क्रांतिकारियों का युग था 1830 से 1848। 14 जुलाई को पहली फ्रांसिस की क्रांति कही जाती है। फ्रांस की पहली प्रथम क्रांति हुई थी। ब्रुसेल्स में भी क्रांति हुई, यूके में भी इन समय क्रांतियाँ हुई, तो ये क्रांतिकारियों का युग कहा गया। तो ये 1807 में जोसेफ मैत्सिनी थे, उन्होंने इतने गुप्त संगठनों में भाग लिया था। उसके बाद चालू हुआ जर्मनी का एकीकरण। चालू हुआ। जर्मनी उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे भाग में था। उसका सबका अध्यक्ष उस समय, उन सबका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया हुआ करता था। ऑस्ट्रिया इसको एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहा था। जर्मनी के एकीकरण में। तो जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे भाग्यों में चालू हुआ। जर्मनी के बाद में इटली का एकीकरण हुआ। इटली और ब्रुसेल्स का एकीकरण हुआ।
फिर सब जगह एकीकरण की होड़ लग गई। इन सब का एकीकरण स्टार्ट हो गया। जर्मनी का एकीकरण, इटली और ब्रुसेल्स का एकीकरण हुआ। जब इटली का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ और इटली एक बड़ा राज्य बनकर उभरा। एक इटली का उदय, जिसे हम इटली का उदय कहते हैं, इटली का उदय कहा जाता है, क्योंकि ये उस समय इटली राज्य का उदय हुआ था, एकीकरण हुआ था, इसलिए इसे हम इटली का उदय कहा जाता है। 1817 में इटली का जब उदय हुआ, उस सन जो था वो 1870 था। 1707 में ट्रेड ऑफ यूनियन की स्थापना हुई थी। 1707 में ट्रेड ऑफ यूनियन जब बना था, ट्रेड ऑफ एक्ट बना था, एक्ट ऑफ ट्रेड या एक्ट ऑफ ट्रेड जैसे कहते, ट्रेड ऑफ एक्ट कहते हैं। इसके तहत यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई थी, यूके की स्थापना हुई थी। 1701 की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई थी 1701 में। जो 1701 में, इसे हम एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन जब ये बना तो हुआ क्या, स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को एक में ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया। तभी कहा जाता है इसे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्कॉटलैंड शामिल था। अब नहीं शामिल है तो इसलिए इंग्लैंड को अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहते हैं। पहले स्कॉटलैंड ज़बरदस्ती इंग्लैंड में शामिल कर दिया गया था, तब इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ब्रिटेन को हम ब्रस्ती कहते थे, ब्रस्तील साम्राज्य कहते हैं, ब्रास्तील साम्राज्य कहा जाता था। ब्रिटेन को ब्रास्तील साम्राज्य कहा जाता था। उसका ब्रास्तील झंडा था और राष्ट्रगान था। राष्ट्रगान अलग था, झंडा अलग था और नेशनल एंथम अलग था। ये अलग अलग सब थे। यहीं से यूरोप का अंत हुआ। और ध्यान देना, और 1804 में एक नागरिक संहिता आई। 1804 में एक नागरिक संहिता बनी, जिसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए। ये नेपोलियन की ईस्वी संहिता थी। इसे हम नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, इसे संहिता कहते हैं। ये था क्या, इसमें लोगों को अधिकार दिया गया था कि क्या क्या अधिकार लोगों के पास होगा। इस संहिता में लोगों को अधिकार दिया गया था कि ये अधिकार होंगे लोगों के पास। यहीं से यूरोप का राष्ट्रवाद खत्म हो गया। यूरोप का राष्ट्रवाद का मतलब होता है यूरोप को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे नए नए राज्यों का उदय हो जाना, यही यूरोप का राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसमें हमने जर्मनी, इटली, ब्रुसेल्स, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब छोटे छोटे राज्यों की स्थापना देखी। फ्रांस को देखा, फ्रांस भी टूटा, जर्मनी भी टूटा, एकीकरण हुआ, स्कॉटलैंड, ब्रुसेल्स, नए नए राज्य बने। कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। ध्यान देना, एक बीच में कुस्तुनतुनिया की संधि भी हुई थी 1832 में। ध्यान देना, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। इन संधि के दौरान यूनान एक नया राज्य बना था। यूनान एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया था कुस्तुनतुनिया की संधि के दौरान। तो कुस्तुनतुनिया की संधि, वियना की संधि, इन संधियों के बारे में जाना है। तो यही चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखना है, यदि वीडियो सही से देखना है तो वीडियो को 2-3 बार फ्रेश कर करके देखना है। फिर लगे तो फिर बैक कर लेना और कॉपी पे नोट्स प्रॉपर बना लेना। थैंक यू।